भाई जानो, अपना क्या था कि आज मैंने इंग्लिश पढ़ा था। वैसे इंग्लिश तो मैंने कल से स्टार्ट करा था, लेकिन कल मेरे को समझ में नहीं आया था कि मैं रिवाइज़ कैसे करूँ। क्योंकि क्या है कि मैं टिपिकल वे में ग्रामर पढ़ नहीं रहा हूँ। टिपिकल वे में मतलब कि पहले नाउन पढ़े आदमी, फिर प्रोनाउन पढ़े, फिर एडजेक्टिव पढ़े, फिर वर्ब पढ़े, ऐसे नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। क्योंकि मेरे को इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस कि मुझे पता है नाउन क्या होता है, मुझे पता है एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, अब मुझे इतनी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि उसके बिना भी मैं इंग्लिश के सवाल सॉल्व कर लेता हूँ। उसके बिना भी मेरे अच्छे खासे नंबर आ रखे हैं इंग्लिश के सेक्शन में। 125 आ रखे हैं 135 में से। तो मुझे उतनी ज़्यादा दिक्कत है नहीं। ठीक है, एज़ पर कि बिल्कुल ही बेसिक से मेरे को इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल कुछ समझ में ही नहीं आता है। मुझे इतना देख के पता चल जाता है कि सब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा है। लेकिन मुझे इतना डेप्थ में घुस के दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आइडेंटिफाई करूँ मैं। पहले एरर आइडेंटिफाई करने से पहले ये आइडेंटिफाई करूँ सब्जेक्ट क्या है, फ्रेज कौन सा है, क्लॉज कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है ना। इतनी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को बेसिकली क्या पढ़ना है कि जैसे कि वो होते हैं ना, जैसे कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे सिंस फॉर हो गया, हु हो गया, ईच एवरी, ये सब हो गए, दो ऑल तो हो गया। ये सब सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का रूल क्या है, क्योंकि जिसके ऊपर मेन हमारा वो बनता है एरर्स। ठीक है, हमारा कोई सा भी क्या बोलते हैं क्वेश्चन उठा के देख लो, एरर स्पॉटिंग का, इंग्लिश का, एसएससी का, एक क्वेश्चन भी नहीं आया कि सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, एक क्वेश्चन नहीं आया कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो। सारे में एरर क्या आता है, प्रीपोजिशन का एरर आ जाता है, आर्टिकल का एरर आ जाता है। ठीक, ये सब के एरर आते हैं। ठीक, या तो सब्जेक्ट गलत यूज़ कर लिया होता है। ठीक, या तो क्या बोलते हैं मॉडल वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब को आईएनजी लगा के यूज़ कर दिया होता है। ठीक, जैसे ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुलिंग लिख दिया होता है। ये सब आता है। ये सब नहीं आता कि आपको नाउन की पहचान है कि नहीं। मतलब उतना बेसिक होना चाहिए, उतना बेसिक सबको होना चाहिए। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम की तैयारी की पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहले मेरे को मेरी क्या बोलते हैं, मेरे को मेरे स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पता होने ज़रूरी है। ठीक है, तो इंग्लिश में मेरा स्ट्रेंथ क्या है कि इंग्लिश का मुझे पढ़ के पता चल जाता है कि अगर कि कोई सेंटेंस में क्या बोलते हैं एरर है कि नहीं है। ठीक, वीकनेस क्या है कि जैसे कुछ टर्म्स हो गए, जैसे मैं बताया था, सिंस हो गया, फॉर हो गया, ये सब का सही यूसेज मुझे नहीं पता है। तो मैं ये सब के सही यूसेज पढ़ रहा हूँ। तो ये मैं पढ़ा कहाँ से हूँ, एक वो रानी मैम करके वो है, यूट्यूब चैनल है, टीचर है इंग्लिश की, पता ही होगा यार तुम लोग को। तो मैं उन्हीं से पढ़ा हूँ। उनका एक वो है प्लेलिस्ट 60 रूल्स ऑफ ग्रामर करके, तो उसी से मैं पढ़ा हूँ। तो उसी का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले मैं पढ़ा था सिंस और फॉर, इसके नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सिंस जो यूज़ होता है वो एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। ठीक, और फॉर जो यूज़ होता है वो एक पीरियड के लिए होता है, टाइम पीरियड के लिए। जैसे कि ये है और ये है। ठीक, ये है मंडे और ये है फॉर एग्जांपल ले लो थर्सडे। ठीक, अब कोई बोलेगा कि वो मंडे से काम कर रहा है, तो कैसे बोलेगा, तो वो बोलेगा आई हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे। ठीक, सिंस मंडे मतलब मंडे से लेके अब तक काम कर रहा हूँ। ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे। ठीक, तो सिंस मतलब स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो आ रहा है, बिल्कुल डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो बताएगा सिंस। जैसे कि कोई बोलेगा कितना दिन हो गया, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ठीक है, 3 दिन हो गया, 3 डेज़। तो अगर कोई किसी को बोलना होगा कि मैं 3 दिनों से काम कर रहा हूँ, तो वो बोलेगा आई हैव बिन वर्किंग फॉर 3 डेज़, मतलब ये पूरा 3 दिनों से वो काम कर ही रहा है। ठीक, कंटिन्यूस प्रोसेस में है। सिंस यूज़ होता है मतलब कि सिंस से वो बता रहा है कि मैंने कहाँ से काम करना चालू किया है। तो सिंस मंडे मतलब कि मंडे से काम करना चालू किया है। फॉर 3 डेज़ मतलब कि पूरा टाइम पीरियड। ये होता है सिंस और फॉर का मतलब। ठीक है, तो मिटाते मिटाते ही आधा टाइम निकल जाएगा। इसके एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल तो बता ही दिया। ठीक, तो इसका क्या होता है कि इनका टेंस का वो होता है कि,
इनका टेंस से रिलेटेड एक एरर आता है। जैसे कि एक वो है स्टेटमेंट है, जैसे कि ही हैज़ वर्कड सिंस मंडे, ठीक है। तो सिंस मंडे क्या है, यह पास्ट है, पास्ट सिंपल पास्ट है ये, ठीक है। और ये क्या है, ही हैज़ वर्कड, यह पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक। तो ये गलत है, क्यों, कोई गलत है भाई, ठीक है। तो सिंस वाले सेंटेंस में पास्ट के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ होता है, ठीक। तो इसका क्या बनेगा, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मंडे। मेरा बेसिक ट्रिक क्या है पता है भाई, कि मैं ना हिंदी में समझने की कोशिश करता हूँ, सारी चीज़ें नहीं, जो चीज़ें समझने लायक हैं। जैसे कि ये हो गया पहला सेंटेंस, ये गलत क्यों है, क्योंकि वो काम कर चुका है मंडे से, बोलने में ही गलत है ये, ही हैज़ वर्कड सिंस मंडे, ठीक है, बोलने में ही गलत लग रहा है। इसको देखो, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मंडे, यानी कि वो मंडे से काम कर रहा है। तो मेजॉरिटी चीज़ें जो है ना इंग्लिश में, वो आप हिंदी में ही कन्वर्ट करके, सही तरीके से कन्वर्ट करके देखोगे तो वहीं गलती पता चल जाएगा। जैसे अगर कोई जिसको उतना नॉलेज नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज का, ज़्यादा किताबें उसने नहीं पढ़ी है, मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, तो मुझे थोड़ा बहुत सेंटेंस फॉर्मेशन का अंदाज़ा है। ऑल्दो मेरी इतनी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मुझे सेंटेंस फॉर्मेशन का अंदाज़ा है। तो मुझे ये देख के पता चल गया कि ये कहना क्या चाहता है, ही हैज़ वर्कड सिंस मंडे। अब जिस बंदे को उतना नॉलेज नहीं होगा, जो या फिर जो उतना फ्लुएंट नहीं होगा इंग्लिश में, जिसको उतना एक्सपोजर नहीं मिला होगा इंग्लिश में, वो इसको कैसे वो करेगा, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट करेगा, बोलेगा अच्छा ही हैज़ वर्कड सिंस मंडे, यानी कि वो मंडे से काम कर रहा है। ये गलत है भाई। ही हैज़ वर्कड का मतलब है कि वो काम कर चुका है, पास्ट टेंस में जा रही है वर्कड। तो इतना कम से कम आपको नॉलेज होना ज़रूरी है हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए, नहीं तो भावनाओं में मत बह जाना। सारी चीज़ें हिंदी में ट्रांसलेट मत कर देना, गलत हो जाएंगी, फालतू के नंबर कटेंगे। तो ये बकैती है, ठीक है। तो एक तो एग्जांपल हो गया। तो इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ही एट नथिंग सिंस yesterday। ठीक, अब ये पढ़ के लग रहा होगा कि सही है कि उसने कुछ नहीं खाया कल से, ठीक, लेकिन ये क्या है, ये है पास्ट, सिंपल पास्ट, ठीक। और ये क्या है, ही एट नथिंग, ये है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस, सॉरी, ये है अपना पास्ट कंटिन्यूस, कि उसने कुछ नहीं खाया था, ही एट नथिंग, ठीक है, उसने कुछ नहीं खाया था कल से, तो सेंटेंस सेंस नहीं बना रहा, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, इसमें कंटिन्यूस नहीं लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे ही हैज़ ईटन नथिंग सिंस yesterday। अब इसको देखो, ही हैज़ ईटन नथिंग, यानी कि उसने कुछ नहीं खाया है, अभी तक उसने कुछ नहीं खाया है। इसमें क्या था, ही एट नथिंग, यानी उसने कुछ नहीं खाया था। तो है और था के बीच का डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, बहुत ही ज़्यादा। ये कैसे आएगी, तो आप रेगुलरली किताबें रीड करोगे, रेगुलरली बुक रीड करोगे तो इससे आती है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ही हैज़ ईटन नथिंग, ये है हाँ प्रेजेंट परफेक्ट। ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डिफरेंस आप समझने लग गए तो आप आराम से हिंदी में ट्रांसलेट करके एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हो, बहुत ईजी हो जाएगा फिर इंग्लिश आपके लिए। मेरा इंग्लिश में मेन प्रॉब्लम क्या है पता है, मेरे को सिनोनिम एंटोनिम्स नहीं आते, मेरे को वन वर्ड पूरे अच्छे से नहीं आते, मेरे को भाई स्पेलिंग भाई मैं तो इतनी गलती करता हूँ भाई स्पेलिंग में, मेरे को आज तक यकीन नहीं होता मैं 12th में 90 नंबर ले कैसे आया इंग्लिश में। इतनी स्पेलिंग मिस्टेक भाई, इतनी स्पेलिंग मिस्टेक भाई, हद हो गई। मैंने कब नोटिस करी, मैं
भाई मैंने यहाँ पे नोटिस करी है, जब यहाँ मैंने यूट्यूब पे डालना चालू किया ना भाई, हर सेंटेंस में स्पेलिंग मिस्टेक, हर सेंटेंस में भाई इतनी स्पेलिंग मिस्टेक, और ऊपर से क्या बोलते हैं मॉक्स में, एग्ज़ाम में इतनी भाई स्पेलिंग मिस्टेक का सवाल आता है, मेरा भाई हाथ पैर काँपने लग जाते हैं, हाथ पैर काँपने लग जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भाई कहाँ पर हूँ मैं, नहीं, मेरा दिमाग चलना बंद कर देता है। 4 ऑप्शन देता है मेरे को, चारों के चारों सही लग रहे होते हैं। इतनी इतनी गंदी स्पेलिंग भाई मेरी, इतनी गंदी। मतलब 12th के बाद से जो है डाउन हिल गया है ना मेरा इंग्लिश, कति डाउन हिल, कति भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का यही नुकसान होता है, सारी जितनी चीज़ें आपको आती हैं सब भूल जाते हो आप, सिर्फ बकैती करना सीख जाते हो। क्या ही बोलेगा आदमी। ये हो गया सिंस का हो गया। हाँ, इसी सेंटेंस का यूज़ करके आप फॉर के लिए भी बना सकते हो, जैसे कि ही एट नथिंग फॉर 2 hours व्हेन आई अराइव्ड। ठीक है, अभी सेंटेंस है गलत वाला मार्क तो करते भैया, नहीं तो कल को वो लग जाएंगी। क्यों गलत है, ये क्या बता रहा है, फॉर 2 hours। ठीक है, फॉर 2 hours मतलब कि टाइम पीरियड बता रहा है। इसमें भी ही एट नथिंग का मतलब क्या है, उसने कुछ नहीं खाया था 2 घंटे तक जब मैं आया। कोई सेंस है इस बात का, कोई सेंस है इस सेंटेंस का, नहीं है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा पास्ट परफेक्ट। ही हैड ईटन नथिंग फॉर 2 hours व्हेन आई अराइव्ड। अब ये सही क्यों है, जबकि पास्ट में ये भी है और ये भी है। ये बता रहा है कि उसने कुछ नहीं खाया था तब तक, ही हैड ईटन नथिंग। पास्ट परफेक्ट है ये, ठीक है। उस पास्ट परफेक्ट क्या होता है, मतलब परफेक्ट जो भी टेंस होता है ना, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, वो एक मोमेंट ऑफ टाइम तक का बता रहा होता है। तो सिंस और फॉर हमारे क्या है, वो टाइम पीरियड से खेलते हैं, टाइम पीरियड के क्या बोलते हैं सेंटेंसेस से खेलते हैं। तो उनमें टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिंस हो या फॉर हो, ठीक है, हमेशा क्या बोलते हैं उस मोमेंट तक के टाइम पीरियड का हमें वो बनाना होता है। जैसे ही हैड ईटन नथिंग, उसने कुछ नहीं खाया था तब तक, कब तक, जब तक मैं आया था, व्हेन आई अराइव्ड, मतलब जब मैं आया था तब तक उसने कुछ नहीं खाया था। ठीक है, ये होगा ही एट नथिंग का मतलब इसमें है जब मैं आया तब उसने कुछ नहीं खाया। उसने कुछ नहीं खाया 2 घंटे तक जब मैं आया, क्या मतलब है इसका, नहीं क्या मतलब है इसका, ठीक। इसमें है जब तक मैं आया, व्हेन आई अराइव्ड, ही हैड ईटन नथिंग फॉर 2 hours। ये सेंटेंस है इस बात का। ये हो गया सेंस फॉर का हो गया। अब दूसरे में आ जाते हैं। दूसरे में था ईच एवरी। ईच हो गया, एवरी हो गया। ईच एवरी क्या होता है कि इसमें था कि एवरी जो है ये सिर्फ एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। ईच जो है वो एडजेक्टिव की तरह भी और प्रोनाउन की तरह भी यूज़ होता है। प्रोनाउन की तरह यूज़ होने का क्या मतलब है कि ईच को हम सब क्या होता है सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एवरी को नहीं कर सकते। जैसे कि बताया जाते हैं, जैसे कि बोला जाता है कि क्या क्या आएगा इसका, जैसे कि आ गया ईच स्टूडेंट। अरे यार इतना समझने की जरूरत नहीं यार, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ मैं, हद हो गई। ईच एंड एवरी का मतलब है कि ईच जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है, और एवरी जो होता है वो 2 से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है। 2 और 2+, ये एवरी जो होता है ये 2+ लोगों के लिए यूज़ होता है। ठीक, जहाँ पे भी 2 लोग होंगे वहाँ ईच यूज़ होगा, जहाँ पे भी 2 से ज़्यादा होंगे वहाँ एवरी यूज़ होगा। ठीक, जहाँ पे भी 2 लोग होंगे वहाँ ईच भी यूज़ हो सकता है। ठीक, लेकिन एवरी जो है वो सिर्फ 2 से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होगा, सिर्फ और सिर्फ ईच 2 से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक, जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज रेडी टू डू देयर वर्क। इसके लिए इसका एक और है
कि ईच के साथ हमेशा वो लगता है सिंगुलर नाउन लगता है, सिंगुलर नाउन, ठीक। और एवरी के साथ भी लगता है, ईच और एवरी के साथ नाउन सिंगुलर लगता है। जैसे एवरी बॉय वॉज गॉन, ईच गर्ल इज़ प्रेजेंट, जैसे इज़ हो गया वो सिंगुलर। अरे अरे मैं क्या बता रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बहुत पढ़ता, ठीक है। जैसे ये नहीं बोलेंगे ईच बॉयज़ ये नहीं बोलते, एवरी गर्ल्स नहीं बोलते, एवरी गर्ल्स नहीं बोलते, जैसे ईच बॉय होता है, एवरी गर्ल होता है, तो नाउन सिंगुलर लगता है इसके साथ, ठीक है। ये हो गया। और आइदर और क्या है, तीसरा पढ़ा था मैं, आइदर और आइदर हो गया, नाइदर हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ठीक है। आइदर और या फिर आइदर ऑफ था, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ ऐसे, नन ऑफ ऐसे, एनी ऑफ, ठीक है। आइदर के साथ या फिर आइदर के साथ नाउन जो लगता है वो सिंगुलर लगता है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। आइदर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन लगता है, प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन मतलब क्या है, जैसे हो गया स्टूडेंट, वो है सिंगुलर नाउन, स्टूडेंट्स या प्लूरल नाउन, ठीक। ये हो गया, और ज़्यादा कुछ है नहीं। नाइदर का भी सेम ही है। आइदर और एनी में ये डिफरेंस है कि आइदर जो होता है वो क्या होता है, दो लोगों के लिए यूज़ होता है, और एनी जो होता है, एनी ये प्लस दो से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है। फीस क्यों लिख रहा भाई, प्लस दो लोगों के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या होगा इसका, एनी का, एनी वन ऑफ यू, जैसे 5 लोग इसमें से एनी वन ऑफ यू। आइदर क्या होगा, 2 लोगों के लिए, जैसे 2 भाई हैं, आइदर यू और हिम, ठीक है, 2 लोगों के लिए आइदर यूज होता है। आइदर ऑफ ये इसमें नाउन प्लूरल होता है, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, वो जा रहे हैं पिकनिक में, वहाँ जाके उनको कुछ वो क्या बोलते हैं, कार्य करना है, उनको कुछ वो करना है, क्या बोलते हैं, जैसे कि एक्ट करना है, एक्टिंग करनी है, तो मैडम बोलेगी आइदर ऑफ यू कैन एक्ट, ठीक है। आइदर ऑफ मतलब प्लूरल, मतलब तुम सब में से कोई सा भी बंदा उठ के एक्ट कर सकता है, आइदर ऑफ यू कैन एक्ट, ठीक। ओके। या फिर जैसे कि 50 लोग हैं, उसमें से 2 बंदे उठ के आए कि हम दोनों एक्ट करेंगे, अब मैडम बोलेगी कि आइदर यू और यू कैन एक्ट, ठीक है। तो आइदर 2 लोगों के लिए यूज़ होता है, आइदर ऑफ सबके लिए यूज़ होता है। सेम एनी और आइदर का भी था, ठीक है। ये हो गया। बस भाई इतना ही है, फिर आज इंग्लिश के लिए ज़्यादा पढ़े नहीं थे, इन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस किया था मैं ज़्यादा, तो बस हो गया भाई, ज़्यादा नहीं है आज। और इंग्लिश में समझ में नहीं आता भाई कैसे रिवीजन करें, बस देख के याद हो जाता है कि इसके साथ ये यूज़ होगा, उसके साथ ये यूज़ होगा। तो अगली बार से इंग्लिश पढ़ूंगा तो रिवीजन की जगह क्या करूँगा कि वो खोल लूँगा यहाँ पे विंडो, जिसमें क्वेश्चंस टिक करेंगे और उसमें आंसर चेक करेंगे, ठीक है। तो अगली बार से ये किया जाएगा। आज पहला बार था तो पता नहीं चला मेरे को ये कैसे करना है, लेकिन करने के बाद धीरे धीरे पता चल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मिलते हैं फिर अगली बार।